नमस्कार। आज हम सिगमंड फ्रॉइड के जीवन के आखिरी और शायद सबसे उथल-पुथल वाले 20 सालों पर बात कर रहे हैं, मतलब 1919 से 1939 तक। हाँ, और इसके लिए हम अर्नेस्ट जोन्स की जो मशहूर जीवनी है उसका सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल, ये वो दौर था जब फ्रॉइड ने न सिर्फ अपने को सबसे अहम विचार दुनिया को दिए, बल्कि वो खुद भी भयानक बीमारी से जूझ रहे थे। और सिर्फ बीमारी नहीं, करीबी साथियों से अलगाव, नाजीवाद का बढ़ता खतरा, ये सब एक साथ चल रहा था। तो आज हम इसी विरोधाभासी दौर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, सिद्धांतों से परे उस इंसान फ्रॉइड को। सही कहा। एक तरफ तो जबरदस्त रचनात्मकता दिखती है और दूसरी तरफ गहरा व्यक्तिगत और बाहरी संकट। जोन्स की किताब हमें दिखाती है कि फ्रॉइड सिर्फ एक विचारक नहीं थे, बल्कि इन मुश्किल हालात से जूझते एक इंसान भी थे। और उनके कुछ विश्वास तो सच कहूं तो हैरान भी करते हैं। हाँ, उस पे आएंगे, लेकिन शुरुआत उनके स्वास्थ्य संघर्ष से करते हैं। 1923 में वो जबड़े का कैंसर। हाँ, और उसके बाद तो जैसे ऑपरेशनों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया, बहुत दर्दनाक। जोन्स बताते हैं कि दर्द कई बार असहनीय होता था, सुनने में भी दिक्कत आने लगी थी। बिल्कुल, लेकिन इसी भयानक पीड़ा के बीच सोचिए, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट जैसा बड़ा काम सामने आता है। और आइंस्टाइन के साथ वो युद्ध पर चिट्ठी पत्री भी इसी दौरान हुई। ये तो मतलब कमाल की मानसिक शक्ति दिखाता है। हाँ, और जोन्स उनकी दृढ़ता पर बहुत जोर देती हैं। फ्रॉइड ने अपनी बेटी एना से भी एक तरह का समझौता किया था। अच्छा, कैसा समझौता? कि वो उनकी देखभाल तो करेंगी, पर बिना किसी ज्यादा भावुकता के, एकदम एक सर्जन की तरह। ये उनके अपने दर्द से निपटने के रवैये को दिखाता है। लेकिन क्या जोन्स ये भी बताते हैं कि इस लगातार दर्द और मौत के साए का उनके विचारों पर, खासतौर पर जैसे हिंसा या सभ्यता पर उनके जो विचार थे, उन पर कोई सीधा असर पड़ा? देखिए, जोन्स सीधा कनेक्शन तो नहीं बताते, लेकिन वो इच्छा शक्ति पे ज्यादा फोकस करती हैं। पर ये सोचना गलत नहीं होगा कि लगातार तकलीफ ने उनके विचारों को शायद अनजाने में ही सही थोड़ा ढाला हो। हाँ, मुमकिन है। और जोन्स एक और बात का जिक्र करती हैं, इसी दौरान उनके पोते हाइंस की मौत। वो कहती हैं कि शायद इस मौत ने फ्रॉइड को कैंसर से भी ज्यादा गहरा दुख दिया था। ओह, अच्छा, ये तो हुई निजी परेशानियां, लेकिन जैसा आपने कहा, साइकोएनालिसिस आंदोलन के अंदर भी काफी कुछ चल रहा था। बिल्कुल, उनके जो सबसे करीबी माने जाते थे कभी ऑटो रैंक और सैंडर फेरेंजी, उनसे गंभीर मतभेद हो गए। हाँ, रैंक का वो जन्म आघात वाला सिद्धांत। हाँ, वही। उसने तो जैसे फ्रॉइड के काम की जो बुनियाद थी उसी पर सवाल उठा दिया था, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को चुनौती दे दी थी। तो ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं था, बल्कि फ्रॉइड के लिए ज्यादा व्यक्तिगत था। हाँ, लगता तो यही है। खासकर वो कमिटी जो उन्होंने बनाई थी अपने काम को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए, उसके सदस्यों से ही जब मतभेद हुए तो उन्हें काफी दुख हुआ। लेकिन इस उथल-पुथल के बीच भी उन्होंने साइको एनालिसिस को एक संस्था का रूप देने का काम जारी रखा। हाँ, वो इंटरनेशनल साइको एनालिटिकल प्रेस, जिसे फलाक कहते हैं, उसकी स्थापना इसी दौर में हुई। बिल्कुल, और वो सिर्फ किताबें छापने की बात नहीं थी। एक तरह से ये साइको एनालिसिस के विचारों को बढ़ते मतभेदों के बीच एक सही दिशा में, जैसा फ्रॉइड मानते थे, फैलाने का एक रणनीतिक तरीका भी था। और इसके लिए उन्होंने काफी आर्थिक संघर्ष भी किया शायद। हाँ, बिल्कुल। उन्हें अपनी किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी तक इसमें लगानी पड़ी थी। अच्छा, अब आते हैं उन कुछ बातों पर जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे फ्रॉइड जैसे वैज्ञानिक सोच वाले इंसान का टेलीपैथी में विश्वास रखना। हाँ, मतलब विचार एक दिमाग से दूसरे दिमाग में पहुंच सकते हैं इसमें। जोन्स लिखते हैं कि फ्रॉइड इसे लगभग सच मानते थे। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? है तो अजीब, पर ये उनके व्यक्तित्व का एक कम जाना पहचाना पहलू है। जोन्स के मुताबिक वो इसे लेकर काफी गंभीर थे। और सिर्फ यही नहीं, उनका लैमार्कवाद में भी पक्का विश्वास था। हाँ, यानी कि अर्जित गुण जो हम जीवन में सीखते हैं या हासिल करते हैं, वो अगली पीढ़ी में जा सकते हैं। उनका मानना था कि जैसे अपराध बोध जैसी भावनाएं हैं, वो शायद हमारे बहुत पुराने पूर्वजों की घटनाओं की विरासत में मिली यादें हो सकती हैं। बिल्कुल, और ये उस समय का जो स्थापित डार्विनियन जीव विज्ञान था, उससे एकदम अलग सोच थी। दिखाता है कि कुछ मामलों में वो मुख्य धारा की वैज्ञानिक सोच से कितने अलग चलते थे। खैर, और फिर आया वो सबसे काला दौर, नाजीवाद का। हाँ, बर्लिन में उनकी किताबें जलाई गई, और उनका वो मशहूर कटाक्ष भी है इस पर। हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। हाँ, मध्य युग में वे मुझे जला देते, आजकल वे मेरी किताबें जलाकर ही संतुष्ट हैं। लेकिन मजाक बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदल गया, और आखिरकार उन्हें वियना छोड़ना पड़ा इतने सालों बाद। बिल्कुल, मार्च 1938 में जब नाजियों ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, जिसे अंशलूस कहते हैं,
तो हालात एकदम खतरनाक हो गए। उनकी बेटी एना को तो गेस्टापो ने पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया था। ओह, तब तो जाना जरूरी हो गया होगा। हाँ, वो एक निर्णायक मोड़ था। फिर अर्नेस्ट जोन्स और मैरी बोनापार्ट जैसे दोस्तों ने बहुत कोशिशें की, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बना। सुना है अमेरिका का भी कुछ रोल था। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी दखलंदाजी ने भी मदद की। काफी मुश्किलों के बाद जून 1938 में फ्रॉयड अपनी पत्नी और बेटी एना के साथ लंदन जा पाए। सोचिए, 79 साल वियना में रहने के बाद निर्वासन। लंदन में उनका स्वागत तो गर्मजोशी से हुआ। उन्होंने मरीज देखना भी फिर से शुरू किया। हाँ, काम जारी रखा उन्होंने, लेकिन कैंसर वो बढ़ता ही गया। और आखिरकार हाँ, जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने अपने डॉक्टर मैक्स शूर को उनका वो वादा याद दिलाया जो उन्होंने पहले किया था। क्या वादा? कि अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर उन्हें इस असहनीय दर्द से मुक्ति पाने में मदद करेंगे। अच्छा। और फिर 23 सितंबर 1939 को डॉक्टर शूर ने मॉर्फिन की मदद से उनका निधन हो गया। ये उनकी अपनी इच्छा के अनुसार था। तो ये थे फ्राइड के वो अंतिम साल। तकलीफ, नुकसान, टकराव, लेकिन साथ ही जबरदस्त रचनात्मक ऊर्जा, अपने विचारों को संस्थागत रूप देने की जिद और कुछ बहुत ही हैरान करने वाले निजी विश्वास भी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इतिहास बदलने वाले लोग भी कितने मानवीय होते हैं, कितने विरोधाभासों से भरे हुए। जोन्स की जीवनी पढ़कर एक सवाल जरूर मन में आता है। क्या महान बौद्धिक खोजें या उपलब्धियां अक्सर ऐसी ही गहरी व्यक्तिगत त्रासदियों और उथल-पुथल के दौर में जन्म लेती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर फ्राइड के मामले में ये सिर्फ एक संयोग था कि उनके जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर उनके कुछ सबसे स्थायी और असरदार विचारों के साथ आया। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, शायद ये सवाल हमारे सुनने वालों के मन में भी कुछ देर गूंजता रहेगा। तो कैसा लगा हमारा ये ऑडियो पॉडकास्ट? मिलेंगे फिर अगले पॉडकास्ट के साथ। उसके लिए हमारे चैनल साई ज्ञान को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें।